हेलो, दिस इज डीपी थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स की सेकेंड बुक है, इसका चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का वॉल्यूम 4 पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हमने इसके पढ़ लिए हैं। पहला पार्ट हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, दूसरा प्राइवेटाइजेशन पढ़ा और तीसरा ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। ये तीनों के तीनों जो एलपीजी थी, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हमारे पार्ट थे। इन तीनों चीजों को मिलकर के हम एनईपी बोलते हैं। अब इन तीनों से जो हमारे लिए हमारी इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट पड़े, अच्छे और बुरे, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो आज हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। तो आज असेसमेंट पर हम बात करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात हमने की, प्राइवेटाइजेशन की बात की, लिबरलाइजेशन की बात की, इन तीनों चीजों से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनसे हमने क्या गेन किया, कंट्री ने क्या गेन किया और क्या कुछ हमने लॉस किया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। क्रिटिकल एनालिसिस। लास्ट ईयर 2020 में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन में जो पैटर्न था, उस पैटर्न के बेस पर एक क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आता है, क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 था लास्ट ईयर, वो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे पास आया था कि हम एग्जामिन करें, क्रिटिकल एग्जामिन करें सिस्टम को। कि उस समय आया था कि जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी रिमूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए थे, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था, पॉवर्टी के लिए नहीं आया था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए थे, उनका क्रिटिकल एनालिसिस पूछा गया था लास्ट ईयर 6 मार्क्स के लिए। तो जितने भी क्रिटिकल एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन हैं या जितने भी क्वेश्चन में असेसमेंट पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट ईयर के हिसाब से, या तो क्वेश्चन नंबर 29 जो था, क्वेश्चन नंबर 29 में और क्वेश्चन नंबर 33 में हमने अपना एनालिसिस करना था, अपने व्यूज देने थे। तो ऐसे 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर के सिलेबस में फ्रेम किए गए, जिनमें हमें अपने आर्गुमेंट देने हैं, अपने ओपिनियन देनी है 2 क्वेश्चनों में। तो एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का था, 29 नंबर क्वेश्चन, और एक 6 मार्क्स का था क्वेश्चन नंबर 33। अगर वही सिलेबस इस साल भी वही अगर हमारे पास सिस्टम रहता है क्वेश्चन का, फ्रेमिंग का, 34 क्वेश्चन फ्रेमिंग का रहता है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होंगे, एनालिसिस से रिलेटेड होंगे, या हमारे अपने पर्सनल ओपिनियन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, ये तो चैप्टर था, और इसमें हमने एलपीजी पढ़ी। अब ये है एन असेसमेंट और एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो क्या असेसमेंट है, हमने इसकी कुछ अच्छाइयां पढ़नी है, जो जो अच्छी बातें हुई हैं, जिनसे हमने गेन किया है, वो सारी अच्छी बातें पढ़नी है। और कुछ जितनी भी पॉलिसीज, मैं आपसे बार बार एक बात करता हूं कि जितनी भी पॉलिसीज चलाई जाती हैं, उनके जहां पर मेरिट्स रहती हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी रहती हैं। तो ऐसे ही जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चलाई गई, उसके बहुत सारे जो हमने गेन किया है, जो बहुत सारे बेनिफिट रहे हैं, उसके अलावा कुछ उसके शॉर्टकम्स भी रहे हैं, कुछ उसकी कमियां भी रही हैं। तो उन दोनों चीजों को हम अगर एक साथ मिल करके पढ़ेंगे तो वही कहलाएगा असेसमेंट और क्रिटिकल एनालिसिस। और ये जरूरी नहीं है कि ये इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म करके क्वेश्चन पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि एलपीजी के अप्रेजल क्या है, एलपीजी का क्रिटिकल एनालिसिस करिए, तो तब भी हमारा आंसर यही होगा। तो ये 6 मार्क्स के लिए जो आज का वीडियो है, वो आइदर 6 और 4 मार्क्स के लिए, आइदर क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 33 एज पर सीबीएसई बोर्ड ब्लूप्रिंट 2020, उस पर मैं जो बात कर रहा हूँ, उसके आधार पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जो रिफॉर्म किए गए एलपीजी में,
उनके हमारे लिए क्या मेरिट्स रही, क्या गेन रहे, या जो फेवर में जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, जो स्कॉलर्स ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फेवर में आर्गुमेंट्स दिए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट है वो है इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट था, जीडीपी ग्रोथ का जो रेट था वो इंक्रीज किया। हमारे पास 1980 से लेकर के 1991 तक 5.6 अप्रोक्सीमेटली, जिसके आसपास हमारी इकोनॉमी चल रही थी, वो लगभग 5.6% हमारा जीडीपी था 80 टू 90, 1980 टू 90। और यही आगे जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट की 1991 में, उसके बाद 2007 टू 2012 यही जो ग्रोथ रेट था ये इंक्रीज होकर के 8.2% हो। तो कहाँ पर 5.6% था 1980 टू 1991, और वही इंक्रीज होकर के 8.2% हुआ 2007 टू 2012। तो ये रिफॉर्म पीरियड का एक बहुत बड़ा गेन माना जाता है। और यहाँ पर एक चीज, थोड़ा सा जो हमारा ग्रोथ हुआ है, जीडीपी ग्रोथ हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जीडीपी आती थी वो उसमें कमी आई। 1991 में जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया। उसे हम अभी इसके जो डिमेरिट्स होंगे या जो हम इसके लॉस पढ़ेंगे उसमें हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लगातार हमारी 1991 के बाद जितना हमारा जीडीपी में उसका परसेंटेज ज्यादा था पहले से, वो कम होता गया। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं, ये इंक्रीज हुआ। तो इसके कारण हमारा ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ। सेकेंड जो इसका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फेवर में जो बात जाती है वो है इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई बढ़ी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, FDI and FII both are increase। FDI जो फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, वो पहले हमारे पास, अगर हम 1990-91 की बात करते हैं तो उस समय हमारे पास $100 मिलियन हमारे पास FDI आता था। FDI जो हमारे पास आ रहा था तो US डॉलर 100 मिलियन था 1990-91 में। ये इंक्रीज होकर के 2016-17 में 36 बिलियन US डॉलर। यहाँ पर ध्यान रहे, जो 1990-91 में था वो 100 मिलियन था, मिलियन एंड बिलियन। तो ये 2016-17 में इंक्रीज होकर के 36 बिलियन हो गए। तो जो हमारा एफडीआई था वो 2016-17 में 36 बिलियन US डॉलर रहा, जो कि पहले 1990-91 में 100 मिलियन US डॉलर था। तो ये इंक्रीज हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रेट भी हमारा इंक्रीज हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा। जब मैं प्रीवियस वीडियो आपसे पढ़ा रहा था, आपके साथ डिस्कस कर रहा था लिबरलाइजेशन में, तो मैंने कहा था कि हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाने के अलावा कोई और रेमेडी नहीं रह गई थी, कोई ऐसा और उपाय नहीं रह गया था कि हम अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ना अपनाते तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था 11 to 15 डेज का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कंट्री के पास था। कितना कम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए थे। वहां पर मैंने बताया था कि क्यों ऐसा हुआ, बट अब यहाँ पर इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, उस चीज को पीछे छोड़ते हुए। प्रीवियस जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का था उसमें मैंने इस पर डिस्कस करा था। तो ये इंक्रीज हुआ, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये 6 बिलियन 1990-91 में था, US डॉलर 6 बिलियन था 1990-91 में, और ये इंक्रीज होकर के 2014-15 में 321 बिलियन US डॉलर हो गया। तो कहां पर 6 बिलियन US डॉलर था 1990-91 में, और 2014-15 में
अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 24-25 ईयर में ये जो 6 बिलियन था यूएस डॉलर, 6 बिलियन यूएस डॉलर जो था वो इंक्रीज होकर के 321 बिलियन हो गया ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी और ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ये भी हुआ। अब जो थर्ड हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से वो है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास जीडीपी इंक्रीज हुई, यह हमने फर्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस कर लिया। जैसे ही जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी का मतलब है कि प्रोडक्शन का बढ़, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो डोमेस्टिक टेरिटरीज में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है उसे हम जीडीपी बोलते हैं, और ये इंक्रीज हुई। इसके कारण अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आई है, क्योंकि हमारी जीडीपी बढ़ी है और जीडीपी बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। फिर अगली बात हम कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसीज में भी रिफॉर्म हुए हैं। हमने लिबरलाइजेशन में फिजिकल पॉलिसीज के रिफॉर्म्स पढ़े थे। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल पॉलिसी में टैक्स को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया गया, टैक्स को इजी बनाया गया, टैक्स में प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया गया, कम इनकम पर कम, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स की व्यवस्था की गई। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी लाया गया है। रिसेंटली हमारा जो था वो जीएसटी लाया गया। 1991 में भी हमने इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे चेंजेस किए, और इसके कारण लोग टैक्स सिस्टम से जुड़ने लगे। जो लोग टैक्स सिस्टम से डरते थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर, चाहे डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था वो कॉम्प्लिकेटेड था, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था, इसलिए लोग टैक्स चोरी करते थे, टैक्स सिस्टम से बाहर हो जाते थे। लेकिन जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में फिजिकल पॉलिसीज में रिफॉर्म किया गया। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन पॉलिसी है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, इसे हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी में भी चेंज आया। जो पहले सब्सिडी पॉलिसी हुआ करती थी वो प्रोडक्टिव पॉलिसी में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ज्यादातर जो एक्सपेंडिचर करने लगी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में करने लगी, प्रोडक्शन के प्रोग्राम में करने लगी। नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता था उसे गवर्नमेंट ने कम करना शुरू किया ड्यूरिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक, इंट्रोड्यूसिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, चेक ऑन इन्फ्लेशन। महंगाई में कमी आई है। जो प्राइस राइज हो रहे थे, कंटिन्यूअस प्राइस राइज हो रहे थे, उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बताया था कि हमारे पास जो पॉलिसी थी फॉरेन एक्सचेंज की, उसमें हमने फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो किया था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं किया था। 1991 में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो किया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो करने के कारण जो मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई के कारण जो प्राइस मार्केट में हो रहे हैं, करेंसी की जो वैल्यू कम और ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से प्राइस पर भी फर्क पड़ा और हमारी प्राइस कंट्रोल होने लग गई। प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो प्राइस कंट्रोल होने लग गई। और फॉरेन जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड हमारा इजी हुआ, उसके कारण कंपटीशन हुआ, उसके कारण ये बहुत सारे रीजन है जिनके कारण कि हमारे प्राइस में कंट्रोल हुआ। जो 16% तक इन्फ्लेशन हुआ करता था वो बहुत मिनिमाइज होकर के पिछले कुछ सालों में 1 से लेकर के और 5% से ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। 1 to 5 पर ही हमारा इन्फ्लेशन कई समय से, लेस देन 1 भी, लास्ट ईयर तो लेस देन 1 हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो लेस देन 1 था। तो लगातार चेक होता जा रहा है इन्फ्लेशन ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर अगला पॉइंट हम बात करते हैं, जब हमारे पास बिफोर 1991
जो हमने 1950 से 1990 तक की पॉलिसीज को फ्रेम किया था, उसमें मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर की। जब पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी तो वो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली इसलिए थी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया जाता था। उसकी लाइसेंसिंग सिस्टम था, कोटा सिस्टम था, बहुत सारे बैरियर्स बनाए हुए थे। लेकिन जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, वैसे ही हमारे पास कॉम्पिटेटिव मार्केट सिस्टम डेवलप हो गया। कंपटीशन, जो मोनोपोली मार्केट था वो कॉम्पिटेटिव मार्केट हो गया, क्योंकि हमारे पास अपने जो प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले इंटरप्रेन्योर थे, जो पब्लिक सेक्टर के काम करने वाले पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्रेन्योर, एमएनसी, इन सब का प्रोडक्शन मार्केट में आने लगा। और मार्केट की जो मोनोपोली थी, जो प्राइस को बढ़ा रही थी, जो क्वालिटी कम दे करके ज्यादा कीमतों पर हमारा मार्केट चल रहा था 1990 तक, वो अब कॉम्पिटेटिव मार्केट के रूप में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट 7 जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन इंक्रीज हुआ। कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण जैसे जैसे हमारे पास कंपटीशन इंक्रीज हुआ मार्केट में, प्रोडक्शन में, वैसे वैसे हमारे जो कंट्री का जो प्रोडक्शन था उसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड होने लगी। दुनिया में हमारे प्रोडक्शन, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, चाहे सर्विस सेक्टर की सर्विसेज हैं, इन सब चीजों का पूरी दुनिया में डिमांड होने लगी, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। इसका एक रीजन ये भी रहा क्योंकि हम WTO के मेंबर बने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हमने ट्रेड के जो बैरियर्स थे वो खत्म किए, WTO के मेंबर बने। WTO के जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके बीच में कोई भी बैरियर नहीं है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के। पहले हमारे पास बैरियर था, पहले हमारे पास कोटा सिस्टम था, टैरिफ सिस्टम था, हम इंपोर्ट को भी कम कर रहे थे और एक्सपोर्ट को भी हमारे पास, क्योंकि अगर हमारा इंपोर्ट कम हो रहा था तो एक्सपोर्ट भी उतने ढंग से नहीं हो रहा था। तो WTO का मेंबर बनने के कारण, WTO के साथ वो करने से हमारे वर्ल्ड लेवल पर जो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हमारा स्थिति बहुत अच्छी हो गई फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन एक्सचेंज में तो हुई है, फॉरेन ट्रेड में भी हमारी अच्छी स्थिति हुई और हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। यहाँ पर मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्रीवियस जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि यूएनओ के 193 मेंबर कंट्री हैं। मैंने वहां पर ये कहा था कि वो सारे के सारे WTO के भी मेंबर होते हैं। हाँ, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं WTO के मेंबरशिप के लिए, बट हमारे पास यूएनओ के जो मेंबर हैं वो 193 हैं और जो WTO के जो मेंबर हैं वो 164 कंट्री इस समय WTO के मेंबर हैं। और लास्ट जो मेंबर बना था वो अफगानिस्तान बना था 2016 में। तो हमारे पास WTO में 194 की जगह पर, मैंने बोला था, लिखा तो कहीं नहीं था बट मैंने बोला था, तो मैं उसे ठीक करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि बाई चांस मैंने वो 194 बोल दिया था, तो वो 164 है। WTO के जो मेंबर हैं वो टोटल मेंबर आज की डेट पर, क्योंकि ये तो कम और ज्यादा होते रहते हैं, तो जो करंट जो वो है 2020 का, उसके हिसाब से 164 मेंबर कंट्री है WTO की, उनमें इंडिया भी शामिल है। और जो लास्ट कंट्री शामिल हुई थी WTO में वो अफगानिस्तान हुआ था। तो ये थोड़ा सा अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो सुना है तो वहां पर कोई कंफ्यूजन रहा होगा, तो वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर लिया कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। मैंने कहा कि WTO के कारण, क्योंकि हम उसके मेंबर हैं, तो जितने मेंबर कंट्री हैं उनमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, गुड्स की फ्रीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं, कोई बैरियर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और जब टैरिफ बैरियर्स और कोटा बैरियर्स वगैरह सारे खत्म हो गए तो हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ। तो यहीं पर मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया। ये तो थी हमारी अच्छी बात, ये थे हमारे गेन, प्रॉफिट, या हम कहें जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो मेरिट्स थी, लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी इसकी रही है।
इसीलिए हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम असेसमेंट करते हैं किसी चीज़ का, तो असेसमेंट करने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं किसी भी सिस्टम की, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो अभी तक तो हमने अच्छाइयाँ पढ़ी, मेरिट्स पढ़ी, कुछ डीमेरिट्स पर हम डिस्कस करते हैं एलपीजी पॉलिसी के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। सबसे बुरा जो इफेक्ट पड़ा है, एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर के लिए एलपीजी में, आपको मैंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के वीडियो आपने सुने होंगे, तो उनमें कहीं भी एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं है। उसमें सर्विस सेक्टर का जिक्र है, उसमें सेकेंडरी सेक्टर का जिक्र है, उसमें इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, सर्विस सेक्टर की बात की जा रही है, लेकिन कभी भी प्राइमरी एंड इट्स रिलाई या इट्स सब्स्टिट्यूट एरिया, जो एग्रीकल्चर है और उसके जो सब एरियाज हैं, सब्स्टिट्यूट एरियाज हैं, सब एरियाज हैं, या जो उसके एलाई सेक्टर हैं, तो जो एग्रीकल्चर के एलाई सेक्टर हैं, सब सेक्टर हैं, उनमें एग्रीकल्चर तो है ही है, एनिमल हस्बेंड्री एक हो जाता है, फिशरी हो जाता है, फॉरेस्ट्री हो जाता है, माइनिंग्स हो जाता है। ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर एंड 4 एलाई, इसी के 4 और सब्स्टिट्यूट हैं, या हम सब्स्टिट्यूट बोलें या इसी के साथ चलने वाले, सब्स्टिट्यूट कहें या इसी के साथ चलने वाले 4 और वो हैं, पार्ट हैं, इसके सब पार्ट हैं। तो इन 5 पार्टों को पूरी तरह से एलपीजी पॉलिसी में इग्नोर किया गया, और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो एग्रीकल्चर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो हेडिंग है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। लेकिन हमारे अंदर जो भी लिखा जाएगा वो पांचों सेक्टर का हम लिख सकते हैं, 5 के बारे में हम लिख सकते हैं जो एग्रीकल्चर के सब सेक्टर है। 4 और सब सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर को मिला के 5 हो जाता है। तो जो रिफॉर्म्स थे उसमें एग्रीकल्चर को डिस्करेज किया गया था। लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी पॉलिसीज थी कि जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस होता गया। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस थी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को या तो उसे बहुत इग्नोर कर लिया गया, कई चीजें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से बाहर हुई, कई चीजें उससे इग्नोर हुई, और बहुत ज्यादा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को महत्व नहीं दिया गया, इम्पोर्टेंसी नहीं दी गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। इसके अलावा जो हमारा फिशरी का काम था, जो हमारा लाइवलीहुड स्टॉक है, एनिमल्स वगैरह का जो है, वो सारी चीजों पर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा। और क्योंकि इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में है, और उनका जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। आज भी हमारी कंट्री में ज्यादातर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डिपेंड करती है, और जो जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, जहाँ जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को ऑक्यूपेशन जिनका सबसे ज्यादा लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, उस सेक्टर को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने टच तक नहीं किया, बल्कि उस सेक्टर पर बुरे प्रभाव पड़े, बहुत बुरे प्रभाव पड़े। क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो वर्ल्ड लेवल के एग्रो प्रोडक्ट्स के साथ उसका कंपटीशन होना शुरू हो गया। तो प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं मिला, कंपटीशन ऊपर से बढ़ गया। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट था। दूसरा है, हमारे अपने कंट्री में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। जबकि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो फॉलो की थी, जो अडॉप्ट की थी, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए की थी, एम्प्लॉयमेंट के लिए की थी। जो हमारा एडवर्स हमारा पीओपी था उसे ठीक करने के लिए किया था, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा था उसके लिए किया था, प्राइस कंट्रोल करने के लिए किया था, इन सब चीजों के लिए किया था। तो उसमें इंडस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट थी कि जिसको हमने ग्रोथ करने के लिए एलपीजी को शुरू किया था। बट यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं हुआ,
और दूसरी कंट्री से, क्योंकि हमने फ्री ट्रेड शुरू हो गया था, हमारे जो बैरियर्स थे वो खत्म हो गए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैरियर्स WTO के हिसाब से हम चलने लगे, तो हमारे लिए इंपोर्ट चीपर पड़ने लगा। दूसरे देशों से मंगाया हुआ सामान सस्ता था, चीपर था, और अपने देश की इंडस्ट्रीज में तैयार होने वाला सामान महंगा, क्योंकि हमारा एक तो टेक्नोलॉजी हमारी प्रॉपर नहीं थी, दूसरा अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये वर्ल्ड क्लास में बहुत अच्छी रैंकिंग में नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इंडस्ट्री भी बहुत कम यहाँ पर आई। वो केवल अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ही यहाँ पर सेल करते हैं, मीन्स हम इंपोर्ट करते हैं, और अपने कंट्री के जितने इंडस्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाए। तो हमारे लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, लेकिन इंडिया में अभी इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। हमारा जो नेबर कंट्री चाइना है, उसका डेवलपमेंट, उसका एम्प्लॉयमेंट, उसकी इकोनॉमी 12.5 ट्रिलियन की है। हमारी जो इकोनॉमी है वो 2.5 ट्रिलियन की है। हम उससे 2 साल पहले इंडिपेंडेंट हो गए थे, वो 2 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन उसकी 12.5 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है और हमारी 2.5 ट्रिलियन है। कारण क्या है? क्योंकि उसका सेकेंडरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 53% वर्किंग पॉपुलेशन, 53% वर्किंग पॉपुलेशन उसकी सेकेंडरी सेक्टर में लगी हुई है, और उसका लगभग 50% से ज्यादा जो GDP है वो सेकेंडरी सेक्टर से आता है। और इंडिया का प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है ज्यादातर पॉपुलेशन, वो इग्नोर रही है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर भी हमारे यहाँ का डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ पर हो रहा था अपनी कंट्री में, जो इंडस्ट्रीज में, उससे चीपर दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट मिलने शुरू हो रखा है, और हम दूसरे देश का प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि इंडिया में हम दूसरे देशों में, हमारे नेबर कंट्री में जैसे चाइना वगैरह से हम सबसे ज्यादा सामान को इंपोर्ट करते हैं और यूज करते हैं, क्योंकि वो चीपर है। तो उसे जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो जाए, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो हमारी टेक्निक्स हैं वो डेवलप ना हो जाए, जब तक हम छोटे छोटे लेवल पर प्रोडक्शन शुरू न करें, तब तक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ LPG पॉलिसी से नहीं हो सकता है। तो ये एक इसका हमारे लिए ड्रॉबैक रहा है, लिमिटेशन ये भी रही है। एक लिमिटेशन है इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इसे हम एक कॉलोनी बनाना, उपनिवेश। तो पहले जो होता था वो इम्पीरियलिज्म था। अंग्रेजों ने हमारे देश पर जो साम्राज्य कहा उसे हम ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, और उसमें जो कॉलोनी के रूप में डेवलप किया जाता है, जो उपनिवेश किया जाता है, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी चीजों को मिला करके हमारा जो कंट्रोल होता है किसी देश पर, उसे हम इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। और आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं, कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक रूप से हम क्या हैं? आज भी दूसरे देशों के, क्योंकि हम भारी मात्रा में बोरोइंग कर रहे हैं, हमारे डेफिसिट बजट बहुत ज्यादा है, हम आज भी ट्रस्ट करते हैं इंपोर्ट पर, हमारा आज भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो BOP का जो बैलेंस है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। हमारा आज भी जो इनफ्लो है वो कम है, आउटफ्लो हमारा ज्यादा है। इसके कारण हम जो जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, डेवलप कंट्रियों पर हम बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं, और उसी डिपेंडेंसी को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो आज भी हम आर्थिक रूप से दूसरे देशों के गुलाम हो गए हैं, आर्थिक, ओनली फॉर इकोनॉमिक, नॉट पॉलिटिकली। पॉलिटिकली हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, बट इकोनॉमिकली
आज भी कहीं न कहीं दूसरे देशों का हम पर दबाव होता है, जिनसे हम ज़्यादा बोरो करते हैं या जिनसे हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ऐसे देशों के दबाव में आज भी इंडिया को बहुत सारी अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करना पड़ता है। फिर हो जाता है कल्चरल इरोजन। इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, वो दुनिया में जानी जाती है। बट जो एलपीजी आया, एलपीजी जो हमने पॉलिसी अपनाई, एनईपी जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, उससे कल्चरल इरोजन हुआ। कल्चरल इरोजन का मतलब है जो हमारे सांस्कृतिक विचार थे, जो हमारे सांस्कृतिक नियम थे, जिनको हम अपनाते थे, जिनके कारण हम वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति के रूप में, सबसे अच्छा कल्चर अगर किसी कंट्री का माना जाता था इक्वलिटी के लिए, वो भारत था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बाजारवाद को जन्म मिला। लोगों ने बहुत ऐसे सामानों को परचेज करना पड़ा, हम वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करने लग गए, हम दूसरे देशों के खान पान को, पहनावे को ज्यादा महत्व देने लग गए। उसी को हम कहते हैं कल्चरल इरोजन। हमारा अपना जो पहनना था, हमारा जो अपना, जो हमारे फैशन था, जो हमारा कल्चर था, जो हमारा फूडिंग हैबिट्स थी, वो सारी चेंज हो। और वो चेंज हुई है क्यों? एलपीजी पॉलिसी के कारण वो सारी चेंज हुई, क्योंकि हमें दुनिया के देशों से आसानी से ये सारी चीजें मिलने लगी। जो हमारे अपने त्योहार थे उनको हम धीरे धीरे भूलते गए। जो हमारे अपने कल्चर, ट्रेडिशनली कल्चर थे, वो सारे हमारे धीरे धीरे खत्म होते गए, क्योंकि हमने एलपीजी में वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न कई जगह के कल्चर को एडॉप्ट किया और अपने कल्चर को छोड़ गए। तो दूसरे कल्चर को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को छोड़ना ही इरोजन, क्षरण कहते हैं हम इरोजन को हिंदी में, खत्म हो जाए। फिर है कंज्यूमर वाद बढ़ रहा है। लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें, आज लोगों का जो कंपटीशन होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर होता है। अगर एक कार है तो और अच्छी कार होनी चाहिए, अगर 1 लाख की कार है तो 10 लाख की चाहिए, 10 lakhs की अगर किसी के पास है तो उसे 1 करोड़ की चाहिए। डिफरेंट कंपनीज, तो लोगों में कंपटीशन केवल किस चीज के लिए है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है। तो उसके कारण भी ये भी एक जो रीजन है वो एलपीजी पॉलिसी का ही है। अब हम बात करते हैं, फाइनली हम इन सब चीजों का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। अभी तो हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात की है, हम इसे क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कि बेसिकली है क्या है। तो क्रिटिकली हम अगर एग्जामिन करते हैं तो 2 बातें सामने आती हैं। कुछ लोग फेवर में कहते हैं, कुछ लोग डिसफेवर में कहते हैं। जो स्कॉलर्स के फेवर में कह रहे हैं, जो जितने भी स्कॉलर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फेवर में कहते हैं, जितने भी स्कॉलर एलपीजी पॉलिसी के फेवर में कहते हैं, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन से हमारा जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव हुआ, हमारी ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल मार्केट में हुई, हमारी ग्लोबल मार्केट में पहचान हुई, आइडेंटिटी हुई, एक्सेसिबिलिटी हुई, कंपटीशन हमारा ग्लोबल मार्केट में बढ़ा, हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी आई, हमारे पास लार्ज इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है वो डेवलप हुई। हम किसी भी इंडस्ट्रीज को कहीं पर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमें आसानी से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें टेक्निक्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें सभी चीजों के लिए एक मार्केट खुल गया। एक हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्लोबलाइजेशन से आई। ये आर्गुमेंट किसका है? जो इसके फेवर में बात करते हैं, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या हम कह सकते हैं एलपीजी के फेवर में जो बात कर रहे हैं जो स्कॉलर्स, वो कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ने से प्राइस कंट्रोल होते हैं। मार्केट अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कंट्रोल होंगे, मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जो अच्छा प्रोडक्ट है वही टिकेगा और जो खराब प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के फायदे बताए गए जो स्कॉलर्स इसके फेवर में बात करते हैं।
फिर जो इसके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये वेलफेयर के लिए अच्छी नहीं है, इससे जो गरीब है वो और अधिक गरीब होता गया और जो अमीर है उसके लिए वो और ज्यादा अमीर होता गया। तो रिच ग्रेटर रिच एंड पुअर कंटिन्यूअस पुअर। जो गरीब था वो लगातार गरीब रह रहा, जो रिच था वो और रिच बनता है। ये इस पॉलिसी का, क्योंकि मार्केट बढ़ा, मार्केट बढ़ने के कारण इंडस्ट्रीज बढ़ी, मार्केट बढ़ा, जिनके पास ह्यूज कैपिटल था उन्होंने उसे यूज किया। पहले जो वेलफेयर के लिए काम किया जाता था 1990 तक जो हमारी पॉलिसी थी, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सब्सिडी, इकोनॉमिक सब्सिडी, या हम ये कहें कि जितने भी वेलफेयर है, वेलफेयर के प्रोग्रामों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि प्रॉफिट के प्रोग्राम्स के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो प्रॉफिट से ज्यादा सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, लेकिन एलपीजी पॉलिसी में सोशल वेलफेयर की बात कहीं पर भी नहीं रही है। और ये देखा गया है कि जो पुअर एंड रिच के बीच का जो गल्फ है, जो इनके बीच की जो खाई है, गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड, वो उसका जो गल्फ है पुअर एंड रिच कंट्री के बीच में, वो उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ गल्फ बिटवीन पुअर एंड रिच पर्सन। जो हायर ग्रुप इनकम के थे उनका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत फायदा हुआ। ये आर्गुमेंट है जो डिसफेवर में लोग, उनका ये मानना है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से किस चीज को फायदा हुआ। इंडस्ट्रीज को तो फायदा नहीं हुआ, ये हमने पहले ही बता दिया। एग्रीकल्चर को फायदा नहीं हुआ, इंडस्ट्री को फायदा नहीं हुआ। तो तीसरा जो हमारा सेक्टर बनता है वो केवल सर्विस सेक्टर बनता है। तो जिनका एलपीजी के अगेंस्ट जो लोग कह रहे हैं, जो उसके पक्ष में बात नहीं कर रहे, उनका ये मानना है कि जो एलपीजी हुई है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए हुई है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हुई है, हॉस्पिटलिटी एंड सर्विस के लिए हुआ है, रियल एस्टेट इससे बड़ा है, ट्रेड इससे बड़ा है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, जो पुअर, जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका बड़ा भाग जहां पर काम करता है, वो लगातार इग्नोर होता गया। तो ये एक हमने इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया। इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के नाम से पूछा जा सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस के नाम से पूछा जाता है। तो जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम मेरिट्स पर लिखेंगे, फिर हम डीमेरिट्स पर लिखेंगे, फिर हम आर्गुमेंट देंगे फेवर में स्कॉलर्स के, फिर हम आर्गुमेंट देंगे डिसफेवर में स्कॉलर्स के, और लास्ट में हम खुद कंक्लूजन करेंगे। जो ये कंक्लूजन होगा, ये कंक्लूजन हमारी अपनी ओपिनियन होगी। तो लास्ट में जो ये लास्ट अभी जिस पर हमने बात की है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में ये माना गया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को तो हमारे कंट्री में इससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं है, केवल टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में ही इससे फायदा हुआ है, और जिसमें ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो लगातार इससे इग्नोर रही है। तो ये है क्रिटिकल एनालिसिस, ये है एग्जामिन। तो आपने ये वीडियो देखा, ये हमारा 4th पार्ट था। एक पार्ट अभी हमारा इस चैप्टर से एक वीडियो और बनता है, और वो बनेगा हमारा जो जीएसटी है और डिमोनेटाइजेशन है, वो हमारा इसका लास्ट वीडियो रहेगा। आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस